फेड बैंक फाइनेंशियल से और मुंबई बेस्ड ये एनबीएफसी एमएसएमई के साथ साथ उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स और कारोबारियों को सर्विसेज देती है। फेड बैंक की 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में मौजूदगी है और फेड बैंक का आईपीओ आ चुका है। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल आखिर कहाँ होगा, आगे की विस्तार योजना क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए फेड बैंक फाइनेंशियल के एमडी सीईओ अनिल कोथुरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और क्लियरली चर्चा की जो शुरुआत है हम एसेट क्वालिटी और लोन बुक के साथ ही करना चाहते हैं। कितना प्रपोर्शन आपका सिक्योर्ड लोन्स की ओर है इसमें, और इस पूरे सेगमेंट में क्या कोई खास टारगेट्स जो आपने अपने लिए रखे हों जो आप हमारे साथ साझा कर सकें? थैंक यू। हम इमर्जिंग सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, उभरते सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को लोन देते हैं। Our mission is to empower emerging India with easy access to loans. ये हम 3 तरीके से करते हैं। We provide working capital loans to customers using pledge of gold, mortgage of property and unsecured. 86% of our loans are secured. They're either against gold or property, and only 14% of loans are unsecured. And all these loans are for working capital to entrepreneurs. अनिल, एनपीओ रेशियो अगर आपके देखें तो वो काफ़ी कम है। जिस तरह से यूएम ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है अगर एनबीएफसी के लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंट है कि इस तरह के लो एनपीएस जो है वो आने वाली तिमाहियों में और समय में बरकरार रहेगा? ये छोटा सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर जो होता है, ही इज starved of debt, and only 20% of the demand of the segment is catered to, and the remaining really goes a begging. The customer doesn't have any recourse to loans. इसलिए when he gets a loan from a formal financial institution, it's an extremely precious resource for him, and he does whatever he can to ensure continued repayment of the loan. On the other side, we have credit bureaus which capture every repayment of the customer, and this fact is well known to the customer base. So unless it is very, very difficult, the customers put together and try and stay regular in their repayments. Now, equally, the customers' lives are uncertain, so they don't have fixed cash flows like salaried employees. So there could be some toing and froing in terms of repayments. Now, given the value that the customers attach to the loans, we believe that they will continue to repay just the way they've done. पिछले 2-3 साल में हमने कोविड देखा हुआ है, which was a very stressful period for our customers, and right through that we've surmounted that, and our portfolio is held strong. So I am quite confident that this performance should continue in better times. अनिल, थोड़ा सा हम कोशिश करके चर्चा को हिंदी में रखने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपका ध्यान में आरबीआई की जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है उसकी ओर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स एनबीएफसीज की तरफ से आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप पर इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर, क्योंकि अब तक थोड़ी सी लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स की स्थिति थी, प्रेसिंग पॉइंट्स आपके लिए? आप देखें, हमारा रेटिंग AA है, एंड पिछले साल हमारा रेटिंग AA- था। Now, despite being AA-, हमारा cost of funds last year 7.8 था, and the cost of borrowing for other AA+ companies on an average was 8.8. So आप देख सकते हैं कि हमारे रेटिंग के हिसाब से हमें cost of funds जो है काफी कम रेट पे मिलते हैं, even compared with better rated companies. So there is rating and there are risk weights, but there is a commercial pricing that takes over when it comes to lending to NBFCs. दूसरा ये है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं, they are all part of what is called the priority sector, और बैंक्स जो हमें लोन देते हैं, they are invariably for onward lending to the priority sector. So this is something that is preferred by banks. So इस कारण इन दो कारणों के वजह से I believe that हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अनिल, एनबीएफसीज जो एक्सपोजर है बैंक लोन्स का, उस पर अगर थोड़ा सा तवज्जो मैं देना चाहूँ, बॉन्ड मार्केट को टैप करने की क्या कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और अगर ऐसा है तो मीडियम टर्म इम्पैक्ट इस मूव से क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? हमारे अभी बॉन्ड्स हैं, कुछ 700 करोड़ के करीब हमारे बॉन्ड्स हैं,
out of a total borrowing of about 7,500 crores. So about 10% is bonds. And the proportion of bonds will need to keep increasing with the future, क्योंकि reliance on banks will need to come. मेरा मानना है कि हमारे देश में a viable and a vibrant bond market needs to develop and will develop in the future, and which will disintermediate banks, and we will be part of that journey. तो क्लियरली अनिल, अगर हम पिक्चर को थोड़ी सी और बारीकी से देखें तो देखिए एयूएम की काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रही है, ब्रांच एक्सपेंशन भी काफ़ी मजबूती से इसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम निम्स की बात करें तो आपके जो पेयर्स हैं उनके मुकाबले थोड़ी से वीक फ्रंट पर हैं। कॉस्ट टू इनकम देखें तो वो थोड़ी सी हाई है। इसको हम कैसे समझें? गाइडेंस आप निम्स को लेकर आने वाले वक्त के लिए क्या देना चाहेंगे? हाँ जी, निम्स जो होता है, इट इज योर इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न्ड माइनस द इंटरेस्ट दैट यू पे। अब इंटरेस्ट जो भरते हैं आप, अब यू पे ओनली इन दी डेट ऑन योर बोरोइंग्स। आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है, तो आपका 20 करोड़ कैपिटल है और 80 करोड़ का डेट है, तो 80 करोड़ पे आप भरते हैं। हमारा कैपिटल जो है, इट इज टियर 1 इज ओनली अबाउट 15%। सो हम 85% अपने लोन बुक पे हम ब्याज भरते हैं। This is in contrast to some other players who have 30 or even 50% of their loan book funded by equity. Okay, उस हिसाब से for that reason हमारा NIM कम होता है। But you look at our spreads are close to the best in the industry. Okay, and our total revenue as a percentage of loan book is about 9%. That is there. So that is the explanation for NIMs. बहुत और बहुत दूसरी धन्यवाद सवाल जो जी। आपने किया है कॉस्ट टू जी। इनकम के बारे में, पिछले 5 सालों में हमने अपना ब्रांच काउंट 5 गुना बढ़ाया हुआ है। वी हैड 120 ब्रांचेस, वी हैव ऑलमोस्ट 600 ब्रांचेस नाउ। सो हमने AUM बढ़ाया है, but at the same time we've been investing in branches, which is really the fuel for future growth. That is the reason our cost to income is around the 57% mark. अब आगे ये होगा कि हर ब्रांच में हमारा लोन बुक बढ़ेगा, AUM बढ़ेगी, एंड आवर कॉस्ट विल रिमेन रफली द सेम। इसलिए जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो रिलीज हो जाएगा, एंड वी विल मेक मोर मनी ऑन अ पर ब्रांच बेसिस। So it's for that reason that our cost to income is guided to moderate from here on, and the high cost to income ratio that we've seen has been an investment in a way which will give us returns in the future. चलिए इसी के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए और तमाम योजनाएं साझा की दर्शकों के साथ। IPO के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।